In this particular session, I will be talking about a very interesting topic and it's called industry life cycle. So let's begin. So first question is what is an industry? एक industry क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. So industry is a group of companies that are related based on their primary business activities. तो basically एक industry क्या है? It's a collection of companies. बहुत सारी companies अगर वो एक ही तरह का काम करती हैं, दैट मीन्स उनका जो बिजनेस एक्टिविटी, अगर उनकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी सेम है तो वो एक इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टेलीकम्युनिकेशन एज एन इंडस्ट्री. तो टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, सेम बिजनेस एक्टिविटी को करती है इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. In modern economies, there are dozens of industry classification which are typically grouped into large categories called sectors. कंपनीज जब धीरे धीरे कंबाइन होती हैं, जब वो एक ही बिजनेस एक्टिविटीज़ को करती हैं तो ढेर सारी कंपनीज मिलकर एक इंडस्ट्री बना देती है. और जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ कंबाइन होती हैं, जब डिफरेंट इंडस्ट्री एक साथ कंबाइन होने लग जाती हैं तो वो एक सेक्टर बन जाता है. सो लेट्स बिगिन विथ व्हाई इंडस्ट्री लाइफ साइकिल इज एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. Every industry goes through different stages which has effect on various competitive force. तो हर इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है टाइम टू टाइम, और उसका जो है पूरा इफेक्ट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे पड़ता है. जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं किसी इंडस्ट्री में, उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है. दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल. इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग वेयर इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टैंडिंग. एक और चीज जिसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो ये हेल्प करती है आपको समझने में कि इन एन इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन इंडस्ट्री, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है वो आपको लाइफ साइकिल एनालिसिस से पता चल जाएगा. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इट गाइड्स यू मेकिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल. एक बार अगर आपको स्टेज पता चल जाएगी कि इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल में आप कौन से स्टेज पर इंडस्ट्री लाई कर रही है, तो एज अ कंपनी अगर आप उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्ट्रैटेजीज को बनाना बहुत आसान हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखें, बिकॉज ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमें गाइड करती हैं in understanding any industrial life cycle. So what are the different stages we have? So we have basically 5 stages. The first stage is called as the birth stage, or also called as embryonic stage. The second we have is the growth stage. The third is called the shakeout stage. The fourth one is called as the maturity stage, and the fifth one is called as the decline stage. तो हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एम्ब्रॉनिक स्टेज से लेकर डिक्लाइन स्टेज तक जाती है. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज स्टेजेस इन डिटेल नाउ. Let's begin with the first one, and that's called embryonic stage. An industry which is just beginning or starting. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो अभी अभी स्टार्ट हो रही है, the journey has just begun of that particular industry is called as an industry in the embryonic stage. 1970s में जैसे पर्सनल कंप्यूटिंग स्टार्ट हो रहा था, और रिसेंटली जैसे नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, आज से 5-10 साल पहले बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रहा था. तो कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड योर एम्ब्रॉनिक स्टेज. ग्रोथ इन दिस स्टेज इज वेरी वेरी स्लो. सबसे पहली बात तो कि इस स्टेज पे ग्रोथ काफी स्लो होती है. व्हाई द ग्रोथ इज स्लो? बिकॉज बायर्स आर अनफेमिलियर विद द इंडस्ट्री प्रोडक्ट. आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, अभी कहीं ना कहीं उसके बारे में बायर्स को उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, उसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता होता, वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स क्या होंगे और किस तरह के होंगे उसके बारे में नहीं पता होता. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ऑलवेज हाई प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ऑब्वियसली आपकी डिमांड बहुत लो है. डिमांड इसलिए लो है क्योंकि कस्टमर को उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, और डिमांड लो होने की वजह से आपकी प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती हैं. बिकॉज आपकी डिमांड लो है तो ऑब्वियसली आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपकी पुअर है. दैट मीन्स आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है इनिशियली, और जब कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपका जो प्राइस होगा वो भी हाई हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट. So that is the reason why we have high prices in the embryonic stage. Challenge is to educate customer, opening up distribution channels and designing the perfect product. तो आपके पास 3 challenges होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज पे. सबसे पहले कस्टमर्स को एजुकेट करना अबाउट दैट इंडस्ट्री, अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री. सेकेंड इज ओपनिंग अप द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को स्टैब्लिश करना होगा, बिकॉज पहले से वो इंडस्ट्री नहीं स्टैब्लिश्ड है. दैट इज द रीजन वाई यू नीड to establish the whole industry through distribution channels, and you also need to design a perfect product. आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, and that is the reason why you need to invest a lot of things into R&D and research and development. R&D can be the key, just like Intel and Xerox did.
तो R&D आपके पास की है, जैसे इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर्स में किया था, जीरोक्स ने फोटोकॉपियर्स में किया था, जिस तरह से एप्पल ने स्मार्ट कंप्यूटिंग में किया था। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आपको लगातार R&D करनी होगी टू डेवलप अ प्रोडक्ट विच हैज सर्टेन वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, एंड दैट टू जितनी जल्दी जल्दी आप इनोवेशन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा और कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल बनता जाएगा। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज एंड दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज। एक और चीज जो आपको काफी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, एंड दैट बेनिफिट इज अर्ली मूवर एडवांटेज। तो जितनी जल्दी आप इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी अगर आपने ही इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, यू आर द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट दैट इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको काफी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। Let's talk about the second stage and that's called the growth stage. Once the demand of the products take off, the industry starts to develop into a growth industry. जैसे ही डिमांड बढ़ने लग जाती है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो डिमांड के बढ़ते ही वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से आप निकल करके कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बिकॉज द डिमांड स्टार्ट्स टू राइज। फर्स्ट टाइम डिमांड इज एक्सपैंडिंग रैपिडली एज मेनी न्यू कस्टमर्स एंटरिंग द मार्केट। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है, नए नए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। कस्टमर हैज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। प्राइसेस विल फॉल, ऑब्वियसली प्राइसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज यू विल रीच टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट्स टू डेवलप। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइसेस होंगे वो लो हो जाएंगे। वाई प्राइसेस लो हो जाएंगे? बिकॉज आपकी जो इनिशियल कॉस्टिंग है या जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं वो भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज डिमांड बढ़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ता है तो आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर मास प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्पिटिशन विल राइज बट एवरीवन हैज द स्कोप टू ग्रो एज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा कंपनीज उस डिमांड को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करती है, बट इसमें सबको लॉस नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट बना सकती हैं बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आज के डेट में हो रहा है। इंडिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट राइट नाउ, स्पेशली फ्रॉम चाइना। द रीजन हियर इज बिकॉज देयर इज अ स्कोप, बहुत सारा स्कोप अभी भी बचा हुआ है इस इंडस्ट्री में और बहुत ज्यादा ग्रोथ है उस इंडस्ट्री में। एवरीबॉडी वांट्स टू बाय अ स्मार्टफोन एंड दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ स्कोप फॉर एवरी कंपनी। फोकस शुड बी ऑन मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रीच आउट टू द कस्टमर्स। तो बेस्ट अप्रोच आपकी क्या होगी कि आपकी मार्केटिंग काफी अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आपको कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को वैल्यू बतानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को, एंड हाउ यू आर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। ये सब कुछ बताने के बाद आपके अच्छे चांसेस हैं दैट यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज फ्रॉम दिस ग्रोथ स्टेज। द एग्जाम्पल इज स्मार्टफोन इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको जस्ट बता दिया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज एंड दैट्स कॉल्ड द शेकआउट स्टेज। अब शेकआउट स्टेज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लोसिव ग्रोथ कैन नॉट बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली, सूनर और लेटर द ग्रोथ विल गेट स्लो एंड द शेकआउट बिगिंस। ऑब्वियसली जब ग्रोथ होती है तो रैपिड ग्रोथ होता है किसी भी इंडस्ट्री का, बहुत तेजी से ग्रोथ होने लग जाता है। बट द थिंग हियर इज कि कोई भी एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक लंबे समय तक नहीं चल सकता, इनडेफिनिट पीरियड तक कोई भी ग्रोथ नहीं चलता। तो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, द ग्रोथ विल गेट स्लो, ग्रोथ स्लो हो जाता है। और जैसे ही ग्रोथ स्लो होता है इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ स्टेज से शेकआउट स्टेज में जाने लग जाती है। डिमांड स्टार्ट्स टू सैचुरेट एंड देयर आर फ्यू फर्स्ट टाइम पोटेंशियल बायर्स नाउ। तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं सैचुरेट होने लग जाती है, मतलब अब डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, और जो फर्स्ट टाइम पोटेंशियल बायर था आपके पास वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई स्विच कर रहा है तो वो आपको मिल जाएगा वो कस्टमर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर है वो आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। राइवलरी अमंग द प्लेयर्स गेट इंटेंस्ड। तो राइवलरी जो है, कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है उस इंडस्ट्री में शेकआउट स्टेज में कहीं ना कहीं। द रीजन हियर इज लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया राइट नाउ। टेलीकम्युनिकेशन में आज के डेट में एवरीबडी हैज अ सिम कार्ड, सबके पास एक नहीं दो दो सिम कार्ड्स है। तो ऑब्वियसली व्हाट एज अ कंपनी अगर आपको इसमें राइज करना है तो आपको किसी ना किसी का सिम कार्ड चेंज कराना होगा अपनी कंपनी से, तभी आप राइज कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जिनके पास सिम कार्ड है ही नहीं। So that is the reason why the competition is really intense. Companies keeps on adding capacity but the demand is no longer growing rapidly. Companies को चूंकि ग्रोथ उन्होंने देखा होता है, और ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है कि यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर स्पेस। तो आप क्या करते हो कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो वैसे वैसे अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाते जाते हो। तो जब कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है बट डिमांड उस तरह से बढ़ नहीं रही है तो ऑब्वियसली आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई शेकआउट इंडस्ट्री, आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी कोई इंडस्ट्री शेकआउट फेज में चली गई। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी
अलर्ट टू अंडरस्टैंड कि कब हमें कैपेसिटी को बढ़ा देना, रोक देना चाहिए, बिकॉज द डिमांड इज नॉट ग्रोइंग। द स्टेज में बी डेंजरस फॉर मेनी प्लेयर्स, जैसा मैंने आपको बताया स्टेज बहुत डेंजरस हो सकता है, बिकॉज शेकआउट में आपको पता नहीं चलता, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन द शेकआउट स्टेज। The fourth stage is called as the maturity stage. So in the maturity stage, the majority of the companies in this industries are well established and the industry reaches out to the saturated point. अब ज़्यादातर जो कंपनीज इसमें रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो शेकआउट स्टेज को ही सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ऑन द अदर साइड जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जो वेल स्टैब्लिश्ड होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो सैचुरेशन स्टेज को क्रॉस कर जाती हैं, दे आर एबल टू एंटर इनटू द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी में इंडस्ट्री एक सैचुरेशन पॉइंट पे बढ़ जाता है जहां की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। नाउ द कंपनीज कलेक्टिवली अटेम्प्ट टू मॉडरेट द इंटेंसिटी ऑफ द इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजीज टू डेटर द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इनटू द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली अब मार्केट सैचुरेट हो रहा है, डिमांड उतनी बढ़ नहीं रही, आपकी जो ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट थी वहां तक भी आप पहुंच चुके हैं, प्राइसेस भी कहीं ना कहीं प्राइस वॉर भी हो चुका है, तो हर कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं आप ये इंश्योर करने की कोशिश करते हो कि और ज़्यादा नए प्लेयर्स ना आ जाएं। वैसे ज़्यादातर जो नई कंपनीज होती हैं वो भी उस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहती, ऑलरेडी वो इंडस्ट्री एक मैच्योरिटी स्टेज में जा चुका है और वहां से हो सकता है कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, तो हर कंपनी ग्रोथ स्टेज में जाना चाहती है रादर देन गोइंग इनटू अ मैच्योरिटी स्टेज। At this stage, the company realized the maximum revenue, profits and cash flow because customer demand is fairly high and consistent. ये सबसे ऐसा पॉइंट होता है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ के बाद आपका स्ट्रक्चर फ्लैट होने लग जाता है। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम डिमांड आपको मिल सकती थी वो मिल चुकी है, जो मैक्सिमम आपको कैश फ्लो हो सकता था आपके पास वो भी हो चुका है, तो अब यहां से और ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अब यहां से इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ ही जाएगी, ऑल्दो मैच्योरिटी स्टेज कई सिचुएशन में बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है। Products become more common and popular among the general public and the prices are fairly reasonable compared to the new products. प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हो जाते हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझता है, जानता है, एक जनरल पब्लिक में कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है और धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट अब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा इस इंडस्ट्री में। Let's talk about the fifth stage and that's called the decline stage. Every industry reaches out to decline stage due to various factors. हर इंडस्ट्री कभी ना कभी डिक्लाइन स्टेज तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का सर्वाइव करना मुश्किल होगा और वो जल्दी से जल्दी डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाएगी। ऑन द अदर साइड सोशल चेंजेस भी हो जाते हैं, कई बार डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं, जैसे जेंडर का चेंज हो रहा है, इनकम लेवल्स बदल रहे हैं, ऑक्यूपेशन बदल रहा है, इस तरह की चेंजेस की वजह से भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाती है। एंड देन इंटरनेशनल कंपटीशन, अगर किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन होने लग जाता है तो वहां पर भी डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। अब जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में किस तरह का होगा, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, स्पीड ऑफ डिक्लाइन, कितनी तेजी से वो इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। द हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर्स, कितना ज्यादा एग्जिट बैरियर है, कितनी जल्दी कोई इंडस्ट्री छोड़कर आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में हैं, आप एरोप्लेन्स बनाते हैं, तो आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो आप इतनी जल्दी उसको छोड़ के जा नहीं पाएंगे। एंड द लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट, आपका कितना फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। तो अगर आपका इन फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है तो इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी आपको छोड़ने में। ऑन द अदर साइड, अगर आपका फिक्स कॉस्ट थोड़ा ही इन्वॉल्व है तो उतनी जल्दी आप उसको रैप अप करके वहाँ से निकल सकते हैं। To deal with decline, some company might choose to focus on their more profitable product line or services in order to maximize profits in the stay in the industry. अब हर कंपनी डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है इन अ डिक्लाइनिंग स्टेज। कुछ कंपनीज फोकस करती हैं अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पर और सर्विसेज पर एंड दे ट्राई टू मेंटेन प्रॉफिट्स और मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। जितना वो उससे प्रॉफिट बना सकती है वो उतना बनाने की कोशिश करती है और इंडस्ट्री में स्टे करना चूज करती है इन द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑल्सो। On the other side, कुछ larger companies will attempt to acquire smaller and falling companies to become a dominant player. कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं और जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं उनको एक्वायर करने लग जाती है सो दैट कि वो एक डोमिनेंट प्लेयर बन जाए और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो बना सकते हैं उस इंडस्ट्री से वो बना लें। ऑन द अदर साइड, फॉर दोज हु आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस एंड डू नॉट बिलीव दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव, डिसइन्वेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्टिमल चॉइस। तो फाइनली जब आपको लगे कि आप बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू लीव द इंडस्ट्री और सेल आउट योर कंपनीज, अपनी कंपनी को बेच दें, अपने एसेट्स को बेच दें और बेचकर निकलने के बारे में सोचें। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस वी हैव फॉर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के हमारे पास लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
द फर्स्ट लिमिटेशन इज रिलेटेड टू लाइफ साइकिल इशूज। तो लाइफ साइकिल इशूज के बारे में हम बात करते हैं कि द फर्स्ट इशू इज समटाइम ग्रोथ स्टेज इज सो रैपिड दैट एम्ब्रॉयनिक स्टेज इज स्किप्ड। कई बार तो इतना तेजी से ग्रोथ होता है किसी चीज में कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज कब आया और कब चला गया आपको पता भी नहीं चलता। सो दैट इज द फर्स्ट इशू विच वी कैन फेस इन लाइफ साइकिल स्टेज। दैट मीन्स हर स्टेज डोमिनेंटली प्रेजेंट हो किसी सेक्टर में या किसी इंडस्ट्री में, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड इज समटाइम डिक्लाइनिंग स्टेज कैन बी रिवाइटलाइज ड्यू टू एनी सोशल चेंज और इनोवेशन। कई बार इनोवेशन की वजह से या किसी भी तरह के सोशल चेंज की वजह से कोई भी इंडस्ट्री रिवाइव भी कर सकती है, रिवाइटलाइज भी कर सकती है। जैसे साइकिलिंग इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं, साइकिल इंडस्ट्री काफी बैठने की कगार पे चला गया था, बट बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंसर्न अमंग पीपल, अब लोग हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न हो गए हैं, उसकी वजह से साइकिलिंग इंडस्ट्री रिवाइव कर गई है। बिल्कुल टाइम ऑफ ईच स्टेज मे वैरी वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना है कि हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो स्टेज का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे एम्ब्रॉयनिक हो सकता है 1 ईयर तक चले, किसी जगह हो सकता है 1 मंथ तक ही चले। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टाइम है वो वैरी कर सकता है किसी भी स्टेज का इन वेरियस इंडस्ट्रीज। द सेकेंड इशू इज रिलेटेड टू इनोवेशन एंड चेंज। जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इनोवेशन का क्या मतलब है? कंपटीशन फोर्सेस यू टू इनोवेट। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है उतना ज्यादा आपको इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ता है। एंड इनोवेशन कैन हेल्प यू रिड्यूस योर कॉस्ट एंड रिड्यूस द एंट्री बैरियर इन द इंडस्ट्री। इनोवेशन होने की वजह से आपके कॉस्ट भी कम पड़ हो जाती है, और जितनी कॉस्ट आपकी कम होती जाती है उतने ज्यादा नए प्लेयर इंडस्ट्रीज में आने लग जाते हैं। इनोवेशन कैन गिव बर्थ टू न्यू इंडस्ट्री एंड कैन पुश एनी इंडस्ट्री टू डिक्लाइन फास्टली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली वो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई नया इनोवेशन हो जाता है तो वो हो सकता है नई इंडस्ट्री को बर्थ दे दे। ऑन द अदर साइड वो पुश भी कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री को इमीडिएटली डिक्लाइन के लिए। जैसे जब डेस्कटॉप से हम लैपटॉप्स की तरफ बढ़े तो क्या हुआ कि डेस्कटॉप वाली जो इंडस्ट्री थी वो डूबने लगी एंड लैपटॉप वाली इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करने लग गई। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इनोवेशन हैज दैट कैपेबिलिटीज दैट इट कैन पुश एनी इंडस्ट्री इवन फ्रॉम द ग्रोथ स्टेज डायरेक्टली टू डिक्लाइन। वो किसी डायरेक्टली उसको डिक्लाइन करा सकता है। The third limitation is the number of companies. So what is number of companies? Every industry has different number of players. किसी भी इंडस्ट्री में किसी जगह 6 प्लेयर होते हैं, किसी जगह 8 प्लेयर होते हैं, किसी जगह 15 प्लेयर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। And based on the intensity of competition among the player, the industry life cycle may get affected. अब किसी भी इंडस्ट्री में ऑब्वियसली अगर कम प्लेयर होंगे तो कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा, ज्यादा प्लेयर होंगे तो कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर किसी जगह पर कम प्लेयर है तो ग्रोथ स्टेज में बी लार्जर एंड मैच्योरिटी कुड बी स्लोअर बिकॉज देयर आर फ्यू प्लेयर्स। अगर कुछ ही प्लेयर है, मान लो किसी इंडस्ट्री में 4 ही प्लेयर है, तो वहां पर क्या होगा, ग्रोथ स्टेज एक लंबे समय तक ग्रोथ स्टेज चलता रहेगा क्योंकि उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बड़ा है और कम ही प्लेयर उस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैच्योरिटी भी आपकी स्लो होगी। ऑन द अदर साइड इफ द प्लेयर्स आर सो मेनी प्लेयर्स देन व्हाट विल हैपन, द इंडस्ट्री विल ड्राई आउट सून। ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अगर उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उतनी जल्दी ड्राई आउट होने के चांसेस हैं, उतनी जल्दी वो इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के चांसेस हैं। So I hope you enjoyed this particular session on industry life cycle.